नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोलारा के Q3 रिजल्ट के बारे में और उसके स्टॉक में आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा फॉल आया है, उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं सोलारा का एनालिसिस हमने चैनल पे ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सोलारा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का भी पार्ट है और हम सोलारा को बाय कर रहे थे अराउंड 1200 से। ये स्टॉक गया था 1800 तक, पर अब अगर आप देखेंगे 600 के आसपास आ चुका है। तो ये स्टॉक में ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्या हो रहा है कंपनी के साथ जो इतने खराब रिजल्ट आ रहे हैं और स्टॉक इतनी ज्यादा तेजी से गिर रहा है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं कंपनी में ऐसा क्या हुआ जो मार्केट इतना नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है इस कंपनी के साथ। तो उसका लेना देना जो है वो आपको देखेंगे, वो Q3 रिजल्ट मिल जाएगा। पर हम थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट की वजह क्या है और क्या ऐसे रिजल्ट आगे भी आते रहेंगे या आगे हमें क्या उम्मीदें करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा है, कंपनी काफी अच्छी रही है, उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे रहे हैं। पर एक चीज तो हमें पता थी कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, वो बस इसी कंपनी के लिए नहीं है, वो इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी है वो प्रॉब्लम। पर इस कंपनी में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम देखने हमें मिली हुई है ये क्वार्टर में। उसका भी रीजन समझने की कोशिश करेंगे और फिर इवेंचुअली देखेंगे हमें इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है या फिर हमारे पास पोर्टफोलियो में नहीं है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, स्टॉक के साथ बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे Q3 का रिजल्ट विजिबल है। तो अगर Q3 का रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो 105 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है। इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो 404 करोड़ की रेवेन्यू थी। 74% का ड्रॉप है रेवेन्यू में। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो 76% का ड्रॉप है रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने मिल रहा है। ऐसे नुकसान की उम्मीद हमें कभी नहीं थी, मैनेजमेंट ने ऐसा गाइडेंस भी नहीं दिया था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हम जानते हैं इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, आइबुप्रोफेन जो इनका मेजर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में इम्पैक्ट हुआ है, उसके प्राइसेस में इम्पैक्ट हुआ है और रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऊपर गए हैं। तो दोनों तरफ से प्रेशर आया है, पर रेवेन्यू इतना खराब होने की उम्मीद नहीं थी हमें। शायद 50-100 करोड़ कम होता तो ठीक भी था, यहाँ तो 300 करोड़ की सेल्स कम हुई है और इसकी वजह क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बड़ा शॉकिंग था। एबिटा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 192% का फॉल है, 81 करोड़ का नुकसान देखने मिला है हमें यहाँ पे। और पैट अगर देखेंगे दोस्तों, तो 139 करोड़ का नुकसान देखने मिला है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 29 करोड़ का प्रॉफिट था और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 65 करोड़ प्रॉफिट था। वहां से कंपनी 139 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट कर रही है। ये बहुत ही बुरा रिजल्ट है, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है। ये क्या वजह थी, क्या प्रोडक्ट्स हुए, वो सब समझने की हम कोशिश करेंगे। पर रिजल्ट बहुत ही बुरा है, इसी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और 2 दिनों से अगर आप जानते हैं दोस्तों, जो 20-20% स्टॉक डाउन आया है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी स्टॉक काफी, क्योंकि इसके पिछले क्वार्टर्स भी इतने अच्छे नहीं रहे थे। Q2 भी पिछले ईयर के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं रहा था, जिसकी वजह से ऑलरेडी स्टॉक 1800 से काफी नीचे आ चुका था। पर अब स्टॉक में और भी ज्यादा फॉल देखने हमें मिल रही है और स्टॉक 600 के आसपास आ चुका है। और उम्मीद है शायद कि क्योंकि ये जैसा मार्केट चल रहा है, फेड रेट हाइक की वजह से मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है बार बार और स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो ये शायद और गिर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी डेट पोजीशन अगर आप देखेंगे तो मार्च 21 में नेट डेट इनका 408 करोड़ का था, अब वो 891 करोड़ का हो गया है। तो इनका नेट डेट पोजीशन भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो डबल हो चुका है। ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहां पे कंपनी का डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेट बढ़ गया है। इसका रीजन क्या बोला है इन्होंने कि जो इनको कोविड रिलेटेड इनका जो बिजनेस था, उसके लिए जो इन्होंने इन्वेंट्री बिल्डअप की थी, प्रोडक्ट किए थे, उसका अप्रूवल इन्हें टाइम पे मिला नहीं, दिसंबर एंड तक इन्हें अप्रूवल मिला नहीं, तो उसकी वजह से भी डेट पोजीशन बढ़ी है। इसके अलावा की स्टार्टिंग मटेरियल एपीआई बनाने के लिए और रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। इसके अलावा हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है, तो इन्वेंट्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की डेट की पोजीशन बहुत ही खराब है। आगे कंपनी बोल रही है कि ये इंप्रूव करेंगे, पर इंडस्ट्री खराब है, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इंडस्ट्री खराब नहीं है, एक्चुअली इंडस्ट्री की अभी की सिचुएशन खराब है। फार्मा इतना खराब नहीं हुआ करता था, पर अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की सिचुएशन आई है, जहां जहां कुछ कुछ प्रोडक्ट की डिमांड ही गायब हो गई है डेवलप कंट्रीज में। और ये कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं, इनका मेजोरिटी ऑफ सेल्स यूएस और जैसे डेवलप कंट्री से आता था, वहां इनको बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है। इतना ही नहीं, ये नेगेटिव कम नहीं था कंपनी के लिए कि इसमें आगे मालूम पड़ा है अब Q3 रिजल्ट के बाद कि भरत आर शेषा, जो कि एमडी एंड सीईओ थे कंपनी के, उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। अब वो आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो कंपनी, तो ये भी एक मतलब ऐसे टाइम में कंपनी के एमडी एंड सीईओ का जाना भी काफी नेगेटिव माना जा सकता है। तो यहाँ पे भरत आर शेषा, जो कंपनी के साथ पिछले 1-2 साल से जुड़े हुए थे, वो भी निकल गए और इन्होंने तीनों कोविड वेव्स इस कंपनी को देखा है। इनके दौरान ही अरोरे का मर्जर इस कंपनी के साथ शुरू हुआ था। वो मर्जर अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, पर यहाँ पे वो निकल गए। अब नए एमडी एंड सीईओ कौन बन रहे? राजेंद्र राव जुवाड़ी, जो अरोरे लाइफ साइंसेस
को हेड करते थे वो अब इस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ बनेंगे दोस्तों। तो ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो हालांकि ये अच्छा है कि अंदर से ही कोई मैनेजमेंट में आ रहा है, पर शायद मुझे लग रहा है क्योंकि जब से अरोरा का मर्जर हुआ था कुछ तो दिक्कत रही होगी। हालांकि भरत आर शेषा ने ऐसा कोई कमेंट नहीं दिया हुआ है, पर इसकी वजह से भी कंपनी में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि एक ऐसे खराब टाइम में एमडी एंड सीईओ का निकलना अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। अब थोड़ा अगर आप देखेंगे तो राजेंद्र राव जुवाड़ी जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, उन्होंने क्या कहा है Q3 रिजल्ट के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि हमने थोड़ा कमर्शियल रीसेट ब्रिजेस, जो इनकी स्ट्रेटजी थी वो पूरा रीसेट कर दिया है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर लेड सेल्स था कस्टमर को, अब ये सेल डायरेक्ट कस्टमर को करेंगे कुछ लो रेगुलेटेड मार्केट में जहाँ रेगुलेशन कम है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इसकी वजह से एक वन ऑफ इफेक्ट आया है जिसमें भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस में इनमें दिक्कत आई। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज की लो रेगुलेटेड मार्केट में जहां ये डायरेक्ट सेल नहीं करते रहे थे, चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल कर रहे थे, अब ये अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करेंगे, फार्मा कंपनीज को सेल करेंगे। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये अपने चैनल पार्टनर से compete नहीं करना चाहते थे, तो उनके पास जो इन्वेंट्री इन्होंने दी थी वो वापस ले ली। यहाँ पे उसका भी कुछ इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट अराउंड 120 टू 130 करोड़ का आंकड़ा दिया है कंपनी ने, कि अराउंड 120 टू 130 करोड़ के जो प्रोडक्ट इन्होंने लो रेगुलेटेड मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किए थे वो भी वापस ले लिए। और इसकी वजह क्या रही थी वो भी हम आगे समझेंगे। ये तो शॉर्ट टर्म था जिसमें इन्होंने बोला कि जो इनके प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी बॉटम आउट हो चुकी थी, जो डिक्लाइन डिमांड थी, अब थोड़े इन्हें ग्रीन शूट भी देखने मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये क्या बोल रहे हैं कि नॉन आईबीयू प्रोडक्ट में भी सेल्स अच्छी बढ़ेगी, क्रैम्स भी इनका अच्छा करेगा। क्रैम्स तो ऑलरेडी इस क्वार्टर में भी अच्छा किया हुआ, नए जो एपीआई लॉन्च कर रहे हैं वो भी उसका अप्रूवल मिलने के बाद काफी अच्छा करेगा। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो आइबुप्रोफेन है उसके डिमांड में ग्रीन शूट्स देखने मिल रही है। जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे था उसकी डिमांड अब थोड़ी इंक्वायरीज बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पर उसके उसकी प्राइसिंग बढ़ रही है, ये एक क्वेश्चन था। तो जो उसका एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की, इनके कॉम्पिटिटर से समझने की कोशिश की, तो ये समझ में आया है कि हालांकि डिमांड बढ़ रहा है पर प्राइसिंग नहीं बढ़ रही है। प्राइसिंग अराउंड 11.5 लो रेगुलेटेड मार्केट में है, और जो कि आप जानते हैं पीक पे 20 तक चला गया था। तो वहां पे अगर आप देखेंगे आइबुप्रोफेन के प्राइसेस बहुत गिर चुके हैं, अब वहां स्टेबिलिटी दिख रही है और डिमांड बढ़ रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव है पर पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, प्राइसेस गिर गए। इसके अलावा जो इसके रॉ मटेरियल उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, और जैसा आप जानते हैं सोलारा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है आइबुप्रोफेन में। आइबुप्रोफेन का जो रॉ मटेरियल है आईबीबी, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, वो ये खुद नहीं बनाते हैं, तो यहाँ इनको थोड़ी दिक्कत हुई है। इनके आप जैसे जानते हैं कॉम्पिटिटर है इंडिया में ही जो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है आईबुप्रोफेन में, और आईबीबी में भी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। उसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे। तो उन्हें भी दिक्कत हुई है पर इनसे थोड़ा कम हुआ है क्योंकि उनके रॉ मटेरियल वो खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का एक स्टैंड था कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका इन्होंने बोला है कि कमर्शियल प्रोडक्शन Q1 तक चालू हो जाना चाहिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ, तो थोड़ा इनका ऑफसेट होगा लॉसेस, और मार्जिन जो थोड़ा लॉस लूज कर रहे हैं वो कम होगा। तो ये इनका मानना है कि जो Q4 में है इनकी जो रेवेन्यू है, जो 400 का रन रेट चला रहे थे, 400 करोड़ का रेवेन्यू, वो वापस ये कर लेंगे, ये इनका मानना है। तो अब ये हुआ क्या उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सोलारा अब तक सारे प्रोडक्ट अपने हाई रेगुलेटेड मार्केट में सेल करता था, जहां पे उन्हें हाई मार्जिन मिलता था और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बिजनेस मिलता था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये आइबुप्रोफेन मार्केट में इनकी काफी डोमिनेंट प्लेयर थे, डेवलप नेशन में इनका रिलेशनशिप भी काफी अच्छा था, पर आइबुप्रोफेन का बहुत ही शॉर्टेज हो चुका था, जिसकी वजह से इनका जो आइबुप्रोफेन का डिमांड था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इनका जो मार्केट शेयर है काफी बढ़ गया था रेगुलेटेड मार्केट में। तो पीक डिमांड अगर आप देखेंगे 150 मेट्रिक टन पर क्वार्टर ये डिलीवर कर रहे थे। पर क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से एक रिपोर्ट आई थी, जैसे आप जानते हैं, कि जहां पे बोला गया था आइबुप्रोफेन इतना अच्छा नहीं है मैनेज करने के लिए, और दूसरी वजह ये भी थी कि क्योंकि बहुत ज्यादा होर्डिंग हो गई थी कोविड की वजह से, तो उसके बाद इसकी काफी ज्यादा डिमांड डिक्लाइन हो गई। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लो रेगुलेटेड मार्केट में ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ये सेल करेंगे। तो वहां पे लो रेगुलेटेड मार्केट में इन्होंने नए नए अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर्स के से टाई अप करके अपना प्रोडक्ट सेल करना चालू कर दिया। पर ये सब की वजह से क्या हुआ, क्योंकि डिमांड कम थी, तो जो इन्वेंट्री है वो काफी ज्यादा बिल्डअप हो गई। अगर आप देखेंगे पूरे वैल्यू चेन में, तो सप्लायर के पास भी है काफी ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे डिमांड कम है पर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये नेगेटिव जा रहा था। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये चाहते थे कि हम थोड़ा प्राइसिंग पावर लेने के लिए और थोड़ा हायर मार्जिन लेने के लिए हम क्यों ना डायरेक्ट अपने फार्मा कंपनीज को सेल करना चालू करें। ये एक स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई।
पर इन्हें रियलाइज हुआ कि ये जिस फार्मा कंपनी को सेल करने जा रहे हैं उन्हीं को इनके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी काफी इन्वेंट्री बिल्डअप हो चुकी थी जो वो सेल नहीं कर पाए थे। तो यहाँ ऐसा हो गया कि ये अपने ही प्रोडक्ट से compete कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर आप देखेंगे बिजनेस लेने के लिए। तो यहाँ इन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो बिजनेस सही नहीं रहेगा ऐसे करना, क्योंकि अगर थोड़े डिमांड बढ़ेंगे भी तब भी, क्योंकि दोनों सेल कर रहे हैं तो सप्लाई ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो इनको जो प्राइसिंग पावर है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी रिसेट किया, और इसमें क्या किया, इन्होंने बोला कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से लो रेगुलेटेड मार्केट में नहीं सेल करेंगे, और हाई रेगुलेटेड मार्केट यूरोप यूएस में ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही सेल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम उनसे जो भी इन्वेंट्री है उसका एनालिसिस किया, अराउंड 120-130 करोड़ है वो उन्होंने वापस ले ली, और आगे इनका प्लान है कि अब ये खुद ही हम सेल करेंगे। अब जब डायरेक्ट सेल करेंगे तो इनकी मार्जिन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, पर ये थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एक तो इन्हें पूरी इन्वेंट्री वापस लेनी पड़ी, ये इनका खुद का डिसीजन था, ये चाहते तो डिले कर सकते थे कस्टमर को सेल करना, थोड़ी इन्वेंट्री क्लीन अप, पर इन्होंने ऐसा कर दिया। आगे का इनका प्लान है कि जो रेगुलेटेड मार्केट से बिजनेस इनका होता था 70%, वो वापस होगा उतना, अभी जो 50% हो रहा था चैलेंजेस की वजह से वापस चला जाएगा। तो और आगे ये भी है कि इनका 90% ये चाहते हैं रेगुलेटेड मार्केट से ही हो एच, और वो इन्होंने गाइडेंस दिया कि H2 सेकेंड हाफ नेक्स्ट ईयर में इनका जो 90% सेल्स है वो रेगुलेटेड मार्केट में ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसमें इन्होंने, अगर आप बोल सकते हैं, 120 to 130 करोड़ का बिजनेस वापस जो सेल कर लिया था पिछले क्वार्टर में, जो बुक किया था वो वापस आ गया इनके पास, ये नेगेटिव है। तो पिछला क्वार्टर जो रिजल्ट हमें थोड़ा खराब देखने मिला था उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे वो देखने मिला है। शायद ये 120 to 130 करोड़ इनका पिछले क्वार्टर्स का है जो इन्होंने इस क्वार्टर में बुक किया। इसके अलावा क्योंकि ये रिटर्न भी लिया है, सप्लाई इतनी ज्यादा हुई थी कि इन्होंने जो सेल किया, इन्होंने बोला है कि जो हम इंडियन सेल करते थे इसके पहले, उसका 1/3 सेल हुआ है इनका आइबुप्रोफेन का। तो वहां भी जो एक प्रोडक्ट 30% था इनका बिजनेस कंट्रीब्यूट करता था, उसका जो सेल्स है 1/3 हुआ है। तो वहां पे अगर देखेंगे आप, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग का जो एक स्केल का बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिला है। बिजनेस में दो दो जगह से प्रॉब्लम हुई है। एक तो जो आइबुप्रोफेन सेल करते थे उसकी वॉल्यूम जो डिमांड है वो 1/3 हुई थी इस क्वार्टर में। दूसरा, 120 to 130 करोड़ इन्होंने वापस लिया है। तीसरा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए और प्राइसिंग पावर नहीं है और आइबुप्रोफेन के प्राइसेस डिक्लाइन हुए, उस वजह से रेवेन्यू भी कम हुआ है, मार्जिन भी डिक्लाइन हुए, हर तरह से इस कंपनी को प्रॉब्लम हुई। पर कंपनी ने गाइड किया है कि अगले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। पर जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, मार्केट से समझ में आ रहा है कि अगले क्वार्टर में हालांकि शायद ये रेवेन्यू 400 करोड़ का कर ले, पर मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें पहले दिख रही थी वो अगले क्वार्टर में तो नहीं दिखने वाली, शायद उसके आगे जरूर दिखे। तो एक ये दिक्कत हो रही है इस कंपनी से। तो बिजनेस अपडेट देख लें तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, तो Q3 में वन ऑफ डिसीजन है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि शायद राज, क्योंकि अब नए MD एंड CEO है, तो वो चाहते होंगे कि ये क्वार्टर में भरत शेषा जा रहे हैं, तो इसी क्वार्टर में जो भी पहले की खिचड़ी है वो सब क्लियर कर लें और फ्रेश ऑफ स्टार्ट करें, ताकि आगे से क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट देखने मिले। तो वो भी एक ऐसे तरीके से देखा जा सकता है, पर ऐसा कुछ कंपनी ने बोला नहीं है। उन्होंने बोला कि दिसंबर में इन्होंने डिसाइड किया कि सारा इन्वेंट्री वापस ले लेते हैं जो बिल्डअप हुआ है। तो एक वैसे भी देख सकते हैं, आइबुप्रोफेन का जो डिमांड है बहुत ही वोलेटाइल रहा है, काफी कम रहा है, डिमांड डिक्लाइन हुई है की रेगुलेटेड मार्केट में, वो भी बहुत बुरी तरह से इस कंपनी को पिछले क्वार्टर्स और इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा देखने मिला है। और इसके अलावा इनका जो अगर आप देखेंगे अप्रूवल होना था, और फेविरापीर और मालनुपिरावीर, ये कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट है, इनका अप्रूवल ही नहीं मिला और इनकी डिमांड भी सॉफ्ट हो गई, डिमांड इतनी नहीं हुई, इसकी वजह से भी इन्हें दिक्कत हुई है। आगे का आउटलुक कंपनी क्या दे रही है, क्योंकि ग्रीन शूट्स विजिबल है आइबुप्रोफेन डिमांड में, तो शायद वॉल्यूम पिकअप करे, प्राइसिंग नहीं पिकअप करेगा एकदम शॉर्ट टर्म में, मिड टू लॉन्ग टर्म में जरूर कर सकता है। क्रैम्स का बिजनेस इनका काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहां पे इन्होंने और बताया कि 4 नए कस्टमर बढ़े हैं। तो यहाँ क्रैम्स से इनका अभी तक बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, पर क्योंकि क्रैम्स एक, हमने इस कंपनी को बाय ही इसलिए किया था क्योंकि क्रैम्स में एंट्री कर रहे थे, पर क्रैम्स हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अभी इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर नहीं है यहाँ, सबसे ज्यादा तो इनकी कमोडिटी एपीआईज आती है, उसमें भी आइबुप्रोफेन से आती है। क्रैम्स की वजह से हमने इस कंपनी को बाय किया था, वो चल रहा है, पर एग्जिस्टिंग बिजनेस ने इतना बुरा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से स्टॉक बहुत डाउन आ गया है दोस्तों। तो हाईएस्ट एवर बिजनेस हुआ है वहां पे। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन भी कंपनी करने की कोशिश कर रही है, और कंपनी ने जैसा गाइड किया है कि Q4 में सब कुछ नॉर्मलाइज होने की आस। तो ये हो गया दोस्तों कंपनी के अपडेट के बारे में। चलिए अब देखते हैं स्टॉक कैसे ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका मार्केट कैप रिसेंट सेल ऑफ के बाद अगर आप देखेंगे तो 2233 करोड़ का हो गया। एक कंपनी अगर ये क्वार्टर इग्नोर कर दे तो जिसका 400 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इसके अराउंड, तो अगर आप देखेंगे पूरे 4 क्वार्टर एक साल का देखेंगे तो अराउंड 1600 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। वहां अगर आप देखेंगे प्राइस टू सेल्स 2 की भी नहीं आ रही है, तो कंपनी में बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने मिला, और उम्मीद है कि आगे और शायद अगले 1-2 दिन में गिर सकता है। और ये क्वार्टर में बहुत उम्मीद मत करिए कि ये क्वार्टर में बहुत ज्यादा ये कंपनी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1700 से ये स्टॉक वापस 600 के आसपास आ चुका है।
तो ये तो कंपनी का दोस्तों परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखेंगे सेल्स 400 440 वगैरह हुआ करता था, वो 100 पे आके रुक गया है। ये वन ऑफ क्वार्टर है, अगले क्वार्टर से कंपनी वापस 400 करोड़ पे आ जाएगी। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें दोस्तों, तो ये क्वार्टर को अगर आप इग्नोर कर दे तो कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 3x था पीक पे, और यूजुअली भी देखे तो मुझे लगता है इतना ज्यादा लो वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। पर मेरी क्या स्ट्रेटेजी है दोस्तों, क्योंकि अब ये मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट था, उससे हम इसको कुछ समय तक रिकमेंड करेंगे कि कोई बाय ना करे, इसको हम पॉज पे रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन काफी लंबा चलते हुए दिख रहा है। ये मिड टर्म तक लग रहा है हमें। अगले क्वार्टर से जरूर रेवेन्यू वापस स्टेबलाइज होंगे, पर मार्जिन मुझे लग रहा है अभी खराब ही रहेंगे। कंपनी का तो मानना है कि 50 to 54% का मार्जिन इन्हें मिलेगा, पर देखते हैं दोस्तों जैसी सिचुएशन है। मुझे लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा इनका प्रॉफिटेबिलिटी आने वाला है, हालांकि रेवेन्यू रिकवरी कंपनी की जरूर हो जाएगी। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों कि अगर इसमें आप ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो अगर आप चाहें प्रॉफिट बुक करके और लो पे बाय करना, तो उसकी गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा, क्योंकि काफी बीटन डाउन हो चुका है ऑलरेडी, काफी लेट हो चुका है एग्जिट करने का। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है दोस्तों अभी भी कंपनी की जो स्टोरी थी वो सब इंटैक्ट है, पर ये अगले 1 साल तक ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 1200 तक पहुंचे। मतलब पर यहाँ भी अगर देखेंगे जो अभी एंट्री लेते हैं 600 पे और 1200 एक साल में कंपनी होती है, तो इनके लिए तो मल्टी बैगर हो गई कंपनी। ऐसे ही मल्टी बैगर कंपनीज बनती हैं कि अचानक बीट डाउन हो जाती है, 1-2 क्वार्टर खराब होता है, और फिर जब सिचुएशन नॉर्मल होता है वापस से फिर डबल हो जाती है। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जिसके पास एक्सपोजर नहीं है वो कुछ दिनों और रुके और थोड़ा स्टेबलाइज होने दे मार्केट में, और शायद अगर ये और डाउन जाता है तो वहां पे कुछ थोड़े अमाउंट में लिया जा सकता है। ये स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो कंसंट्रेट करना, यही स्टॉक नहीं कोई भी फार्मा कंपनीज में कंसंट्रेट करना, आप जानते हैं हम शुरू से यही स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, क्योंकि फार्मा में वो बहुत ज्यादा रिस्क होता है अप्रूवल्स का, बैन का, और स्पेशली रेगुलेटेड मार्केट्स में जिनका ज्यादा एक्सपोजर होता है, और इनका है काफी ज्यादा, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया जा सकता। इसमें भी अगर कोई लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक डाउन है, रिकवर हो जाएगा, उसके लिए भी एक्सपोजर लेना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में का एक्सपोजर नहीं है, तो थोड़ा अमाउंट बाय किया जा सकता है। उसके अलावा हम थोड़ा अपडेट देते रहेंगे कम्युनिटी पे कि कब ये अब लग रहा है कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई है, बाय करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक ऑलरेडी है तो आप अगले क्वार्टर का इंतजार करिए, आप देखिए रेवेन्यू रिकवर हो रहा है क्या, और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन तो नहीं उम्मीद है मुझे अगले क्वार्टर में भी ज्यादा आने की। अगर रेवेन्यू रिकवर हो रहा है, प्रॉफिट भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो फिर इसको ऐड कर किया जा सकता है। शायद तो हमें 600 की जगह 800 900 पे मिले, पर तब भी सही रहेगा, क्योंकि ये अगर आप एवरेज डाउन करना मुझे नहीं लगता, और वो भी खराब टाइम में बहुत अच्छी बात है। स्पेशली ऐसे सेक्टर की जिसकी हमें बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर के इंट्रिकेसीज का हमें पता नहीं है, वो ये सेल मेजर ये यूरोपियन और यूएस की कंट्री में कर रहे हैं, और हमें इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगा ये सब की एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ये समझ में होता तो शायद हम काफी पहले, अगर ये उम्मीदें होती तो एग्जिट करके निकल चुके होते। ये स्टॉक ने तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। पर फिर भी मैं अपनी होल्डिंग्स तो सेल नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म जो क्रैम्स है वो स्टोरी अभी भी है, पर ये जो मिड टर्म शॉर्ट टर्म में इनका दिक्कत है, ये मुझे लग रहा है 1 साल तक ये बना रहेगा, और अगले क्वार्टर से इन्होंने जैसे बोला सेकेंड हाफ से इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो शायद ये जब ये सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट अनाउंस करेंगे उसके बाद हमें अराउंड नवंबर दिसंबर में मालूम पड़ेगा कि ये स्टॉक प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी दोस्तों। रिस्क काफी ज्यादा है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं और ले ले, तो फिर मैं बोलूंगा वैसे सही नहीं रहेगा। थोड़ा आप इंतजार करें और अपडेट्स हमारे फॉलो करते रहें। वैसे तो दोस्तों आप अपने कोई भी सीए या किसी से जिससे कंसल्ट करते हैं उसके कंसल्टेशन के बाद ही इसमें एक्सपोजर लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फार्मा स्टॉक ज्यादा है तो रिस्क अपना मत बढ़ाइए, बहुत ज्यादा एक्सपोजर इसमें मत लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। हम आपको रेगुलरली अपडेट वीडियोस तो बनाते रहेंगे। नया एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है टाइम की वजह से, पर क्योंकि हम ऑलरेडी ये एनालिसिस कर चुके हैं और ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में, तो उनको क्वार्टरली फॉलो अप जरूरी होता है, और वो हम करते रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।